जो आपने देखा कि एक महिला सिपाही ने हम पर बंदूक तानी, वो बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है। ऐसे कई मामलों में हमने देखा है कि घर से ही ऐसे प्रताड़ना शुरुआत हो जाती है और प्रताड़ित करने वाला उसका कोई अपना ही होता है। सभी थानों में ये भी लिखा गया है कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार न करना है, न करने देना है। मुझे लगता है 2 दर्जन से ज़्यादा थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मी जनता से अभद्र व्यवहार करने या भ्रष्टाचार के मामलों में निलंबित किए जा चुके हैं। मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारे लड़के लड़की भाग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके परिवार को, उनके समाज को बहुत कष्ट होता है। नमस्कार, मैं हूं दलन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज 0 किलोमीटर। हर सफल व्यक्ति के चमकते हुए चेहरे सबको दिखाई देते हैं, मगर उसने कितने अंधियारे झेले हैं ये किसी को नहीं दिखता। आज की खास मुलाकात में मौजूद है मेरे साथ वो महान शख्सियत जो हालात से लड़कर आईपीएस बने। अब वो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से और किस परिस्थिति में से पूरा किया? मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड का निवासी हूँ और मेरी 10वीं तक की पढ़ाई वहीं पर हुई। +2 भी मैंने सिकंदरा के बगल में करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर पिरहिंडा करके एक जगह है, वहाँ के कॉलेज से बायोलॉजी में +2 किया। और बड़े ही संघर्ष वाले दिन थे, सुविधाओं का, संसाधनों का अभाव था। किसी तरह पढ़ाई की नैया चल रही थी, पेरेंट्स का सपोर्ट था, भाई बहनों का सपोर्ट था, तो हम लोग प्रयास कर रहे थे। और +2 करने के बाद ये विचार था कि किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि हमें यूपीएससी एग्ज़ाम देना था और इस फील्ड में आना था। तो यह निश्चय कर करके जब मैं पटना में एडमिशन लेने गया, पटना यूनिवर्सिटी और वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, तो मुझे पता चला कि +2 में मेरे हालांकि 75% मार्क्स आए थे, लेकिन वो भी कम पड़ गए थे। तो उन्हें लग रहा था कि 90% एंड अबव हो तो बीएन कॉलेज में, एएन कॉलेज में, पटना कॉलेज में एडमिशन होगा, तो नहीं हो पाया। फिर किसी ने बताया कि भाई क्यों ना आप इंट्रेंस वाले, जो जहाँ पर ग्रेजुएशन में इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस में पास कर करके आप चले जाइए, जेएनयू में होता है, बीएचयू में होता है। मैंने जेएनयू का फॉर्म भरा, अब उसमें ये बताया गया कि भाई आप ग्रेजुएशन जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस में ही होती है वहाँ पे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। तो मैंने कहा चलो ठीक है कि ये भी एक टेक्निकल फील्ड हो जाएगा। फिर मैंने फ्रेंच को ऑप्ट किया, इंट्रेंस दिया, ऑल इंडिया टॉपर भी रहा, 2001 की बात है, और मुझे फ्रेंच लैंग्वेज मिली जिसमें मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया और उसके बाद 1 साल के लिए फ्रांस भी गया। सर यहाँ तक भी सुना कि आपने लगभग 4 साल जो है ऑल इंडिया रेडियो में काम इस तरह किया था। संघर्ष के दिन थे, जैसा कि मैंने बताया। मास्टर्स के बाद मैं 1 साल के लिए फ्रांस चला गया। वहाँ पर पढ़ाई के दौरान मतलब फिर भी अपना अध्ययन इधर बनाए रखा मैंने। फ्रेंच संस्कृति, फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच फिलॉसफी, इन सब चीज़ों का गहन अध्ययन किया। वापस लौटा तो पुनः इस समंदर में जो है डुबकियाँ लगाने के लिए तैयार हो रहा था। आईआईटी दिल्ली में फ्रेंच भी पढ़ाया। इसी दौरान ऑल इंडिया रेडियो में ये ऑफ़र आया था कि भाई पार्ट टाइम में फ्रेंच जो प्रसारण है फ्रेंच भाषा का, आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र में, तो उसमें वैकेंसी थी, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। बाकायदा ऑडिशन हुआ, आवाज़ की और पढ़ाई लिखाई की, बोलने की, पढ़ने की, तो फिर उसमें सिलेक्शन हुआ। और बचपन से रेडियो से एक लगाव रहा है। आकाशवाणी के समाचार सुनते हैं लोग, बड़े हुए वॉइस ऑफ अमेरिका और जो भी चीज़ें प्रचलित थी उस ज़माने में, रेडियो, विविध भारती, सारेगामा, बहुत तरह की चीज़ें हम लोग सुने। और मतलब यूँ कहूँ तो पढ़ाई के दौरान रेडियो बड़ा सहारा होता है। जो एफएम का इजाद तो काफ़ी लेट से हुआ, लेकिन मुझे याद है दिल्ली में भी बहुत सारे एफएम हैं, रेड एफएम, रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, ये सब तो हमारे सामने ही इनॉग्रेट हुए थे। मुझे तारीख भी याद है, 29 मार्च 2003 को ये तीनों चैनल एक साथ शुरू हुए थे। तो जब ये मौका मिला आकाशवाणी में प्रेजेंट करने का, तो मैंने इसको चैलेंज की तरह लिया, क्योंकि ये आय का तो बहुत बड़ा साधन नहीं था, क्योंकि ये
इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक शौक, इसको कहिए कि आपका एक जुनून होता है। मुझे अच्छा लगता था रेडियो पे मेरी आवाज़ जी मतलब पश्चिमी देशों में सुनी जा रही है, क्योंकि ये प्रसारण इंडिया के लिए नहीं होता था। रात में 1:30 बजे ऑन एयर आते थे, तो ऑलमोस्ट वेस्ट अफ्रीका, यूरोप और फ्रांस जो 54 देशों में बोली जाती है पूरे विश्व में, तो उसमें हमारी आवाज़ जाती थी। एक अपने आप में एक अच्छा सुकून मिलता था, और साथ ही हमारे लिए इसमें ये था कि हमारी लैंग्वेज इस बहाने अच्छी हो रही थी, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, समाचार बताने का। तो बहुत सारी चीज़ मुझे आज भी याद है कि इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो सब डिस्कस करते हैं हम लोग भूले नहीं। 26/11 जो हुआ था मुंबई में, उन तीनों रात मैं ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज़ में था, और ये सारी घटनाएं होती थी। मतलब मैंने न्यूज़ बनाया, उसको ट्रांसलेट किया, और अब जब ऑन एयर हो रहा हूँ तो फिर तुरंत दूसरी स्क्रिप्ट आ गई कि अब इतने मर गए, अब इतने ये हो गए। तो बहुत ही पैनिक होता है आदमी, इतने मारे गए, इस तरह की घटना हुई। और वो मैं 3 दिन लगातार मैंने न्यूज़ किया था जी, कवरेज हमने किया था उसको। यूपीएससी में कितने प्रयास के बाद सर आपने सफलता हासिल की? ये मेरा चौथा प्रयास था जिसमें मुझे सफलता मिली। पहला प्रयास मैंने बहुत ही जल्दीबाजी में 2008 में ले लिया था, जिसमें मैं पीटी भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तैयारी बिल्कुल नहीं थी। और दूसरा प्रयास 2009 में जब मैंने लिया था, तो उस वक्त तैयारी का लेवल था, अच्छा था, तो मैं उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा, पीटी मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचा। सिलेक्शन उस वक्त भी हो जाता, लेकिन नंबर कहीं कम रह गए थे, या यूँ कहिए किस्मत उस साल साथ नहीं थी, तो उस वक्त नहीं हुआ। फिर मैंने कोशिश करी और 2012 में फाइनली सेलेक्ट हुआ। सर स्टडी के दौरान जो है, स्टूडेंट लाइफ के दौरान जो है, सर क्या लक्ष्य था आपका? प्रोफेसर बनना, क्या पीएस बनना का क्या लक्ष्य था सर? मुझे ये लक्ष्य शुरू से था कि यूपीएससी देना है, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। और उसके लिए एक स्टूडेंट के तौर पर अगर आप देखें तो यूपीएससी से जो आप किसी भी सर्विसेज में जाएं, आईएएस में जाएं, आईपीएस में जाएं, चाहे आईआरएस में, जहाँ से आप जाएं अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य तो मेरा शुरू से था कि मुझे यूपीएससी देना है। हाँ, इसके लिए थोड़े से जो है घुमाव बने, इसलिए कि नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, या यूँ कहिए कि टेक्निकल एजुकेशन, फ्रेंच भाषा का ज्ञान और इन सब चीज़ों ने काफ़ी हमारे अनुभव को और प्रगाढ़ किया। और उसके बाद कुछ समय लगा, लेकिन अभी आपके सामने आए। सर आपके द्वारा जो है सादे लिबास में देर रात्रि जो है थाने का जो निरीक्षण किया गया सर, निरीक्षण के दौरान जो है सर पुलिस की कार्यशीलता बढ़ी है। लखौरा थाने में सर एक महिला सिपाही के द्वारा एक बंदूक भी आपको दान दी गई थी, जिसका पॉजिटिव प्रभाव जो है काफ़ी चर्चा रहा। देखिए, ये निरीक्षण जो है औचक किया जाता है। औचक का मतलब अकस्मात, किसी को बिना बताए वहाँ पहुँचना, और पुलिस की मुस्तैदी उस वक़्त क्या है, किसी भी इमरजेंसी में पुलिस कैसे रिस्पॉन्स कर सकती है, या अचानक से कोई शत्रु आ जाए तो क्या कर सकती है। जो आपने देखा कि एक महिला सिपाही ने हम पर बंदूक तानी, वो बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, और वो ऐसा करने के लिए हमने उसको पुरस्कृत भी किया। वो इसलिए किया कि भाई अगर कोई अजनबी आ रहा है, ये प्रोटोकॉल में है, ये नॉर्मल प्रोटोकॉल था जिसका उस महिला सिपाही आकृति कुमारी ने बहुत अच्छे तरीके से पालन किया, और उसको हमने पुरस्कृत किया। और ये 2-3 दिन बाद मैं उधर डुमरिया घाट थाना भी गया था, वहाँ पर भी मैंने, एक होमगार्ड का जवान था, उसने भी जो है दूर से ही मुझे सावधान किया, परिचय पूछा। मैं उस वक्त भी सिविल में था, मैं लगातार करता ही रहता हूँ। और जब ये बातें मीडिया में आई तो इस माध्यम से जो हमारा जिला चूँकि काफ़ी बड़ा है, 50 से ज़्यादा थाने हैं यहाँ पर, तो सभी जगह जा पाना संभव नहीं होता, लेकिन इसका इफेक्ट सभी थानों पे पड़ना चाहिए। और इस बहाने हमने ये सोचा कि भाई इस बहाने पुलिस जो है ज़्यादा अटेंटिव मोड में रहेगी और पब्लिक को सहूलियत मिलेगी। सर पुलिस और पब्लिक की जो है रिलेशन मजबूत, लोग बेहिचक अपनी समस्याओं को पुलिस तक रख सके। थाने में जाते हैं तो सर दिल में डर का माहौल रहता है कि जाएंगे तो सर हमारा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्या होगा। तो उस तरह जो भय जो होती है पुलिस कर्मचारी, उसको कैसे निकला जाए? देखिए, मैं हमेशा से सामुदायिक पुलिसिंग का पक्षधर रहा हूँ। कम्युनिटी पुलिसिंग एक अच्छा माध्यम है जिसके तहत हम लोग बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, होने वाले क्राइम्स को भी हम लोग रोक सकते हैं। क्योंकि अगर समाज के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, गांव समाज के लोग, तो वो हमें सूचना भी सही समय पर दे सकते हैं, और कई घटनाओं को हमने रोका भी है। इसके पूर्व भी और यहाँ आने के बाद भी जो हमने अभी तक अनुभव किया है, जो बातें मीडिया में नहीं आती हैं, कई जगहों पर हमने कई आपराधिक घटनाएं रोकी हैं जिसमें सूचना पहले से आ गई थी कि हाँ फलना जगह पर फलना आदमी की मूवमेंट देखी गई है, फलना जगह पे कुछ होने वाला है।
तो ये चीज़ें जो है लगातार पब्लिक के टच में रहने से हो जाती हैं। और रही बात जो भय है, डर है, उसको दूर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने यहाँ आज भी देखा होगा कि करीब 100-200 आदमी प्रतिदिन आते हैं जी बिल्कुल। जो मिलते हैं यहाँ पर, और उनकी शिकायतों का हम धैर्यपूर्वक सुन करके उनका समाधान करते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम संवेदनशील रहेंगे तो जनता हम पे भरोसा करेगी और हम लोग कार्य भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इसमें काफ़ी सफलता मिली है और कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस की जो निगेटिव इमेज बनती है उसको हम लोग दूर कर सकें आपस के प्रयास से। थोड़ा प्रयास हम कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास पब्लिक और मीडिया के तरफ से हो जाए। बाकी कुछ इनिशिएटिव्स भी हमने उठाए हैं, जैसे थाना दिवस पुलिस आपके द्वार है, जिसमें कि पब्लिक को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग खुद उनके दरवाजे तक पहुँच करके उनके नज़दीकी थाने में या किसी सार्वजनिक जगह पर, वहाँ पर हम लोग मिल करके बात करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और अभी रिसेंटली हमने जो है एक आवाज़ दो मुहिम का शुरुआत यहाँ पे किया है, जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष करके है, जिसमें कि उन्हें किसी भी तरीके का अगर प्रताड़ित किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, छेड़छाड़ होती है, चाहे घर में या घर के बाहर, तो उस पर उस हेल्पलाइन नंबर पे वो शिकायत कर सकती हैं। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और उनकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करेंगे हम लोग और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी बच्ची की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं हो सके। ऐसे कई मामलों में हमने देखा है कि घर से ही ऐसे प्रताड़ना शुरुआत हो जाती है और प्रताड़ित करने वाला उसका कोई अपना ही होता है, और ऐसे में बच्चियां जो है वो परेशान हो जाती हैं कि किसको कहें, कैसे कहें। तो शिकायत जो पीटिका है सर, आपके यहाँ तो सर उपलब्ध शायद होगा ही। बिल्कुल है। और मेरा जो है सर एक मानना है कि अगर ये शिकायत पीटिका अगर सिर्फ थाने भी सर कर दिया जाए तो थोड़ा सा अच्छा पहल हो सकता है सर। ये शिकायत पेटिका मैंने आते ही सभी थानों में दिलवाई है। सभी थानों में ये भी लिखा गया है कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार न करना है, न करने देना है। अगर कोई इसके लिए कुछ भी वाजिब काम करने के लिए कोई पैसे मांगता है तो उसको बिल्कुल न दें। उसके साथ जो भी ऑडियो वीडियो है उसके साथ वो शिकायत करें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है अभी भी जनता से, तो उस पर हम लोगों ने कार्रवाई करी है। पिछले 8-10 महीनों में मुझे लगता है 2 दर्जन से ज़्यादा थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मी जनता से अभद्र व्यवहार करने या भ्रष्टाचार के मामलों में निलंबित किए जा चुके हैं, जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी उन पर बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये संदेश हम सभी को देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एकदम जीरो टॉलरेंस है। किसी भी तरीके का 1 रुपया किसी को नहीं देना। अगर कोई मांगता है थानाध्यक्ष के नाम पर, या ऐसे बहुधय मामले में जो होता है बिचौलिए इसमें सामने आ जाते हैं, तो उनको भी एकदम नहीं सुनना है। जहाँ पर भी किसी को परेशानी हो वो सीधे थानाध्यक्ष से बात करें। थानाध्यक्ष अगर उनका समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो वो सीधे हमारे पास डीएसपी हेडक्वार्टर के पास आके अपनी शिकायत कर सकते हैं। बस सबूत कुछ अगर उनके पास है तो बहुत बढ़िया है, ऑडियो वीडियो अगर रहेगा तो हम लोग उस पर जल्दी कार्रवाई कर सकेंगे। जैसे सर मेरा कुछ अनुभव रहा है कि कई ऐसे थाने हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा संतोष कुमार शर्मा, तो काफ़ी इनका पॉजिटिव प्रभाव जो है, इनकी कार्यशैली, इनकी बात करने की शैली काफ़ी पॉजिटिव, बहुत बेहतर आता है। ऐसे आपको हरपुर थाने में राजीव कुमार हैं और रक्सौल थाने में आपको जो है नीरज पासवान जी हैं। तो ऐसे जितना थाने विषय सर है, लेकिन थोड़ी सी उतना बेहतर नहीं है। तो सर ऐसे अधिकारी जब हमारे बीच रहते हैं, हमारी सेवा में, हमारे जो है सुरक्षा के लिए, जब उनकी ट्रांसफ़र होती है, जब विदाई होती है, तो दिल से आह निकलता है कि कुछ दिन और रह जाते हैं अधिकारी तो अच्छा रहता। लेकिन सर वैसे अधिकारी के जो बर्ताव के बारे में आपने बताया है कि जो लोग कुछ गलत बर्ताव करते हैं, कुछ थानाध्यक्ष, विदाई होती है तो दिल से ऐसा सुकून होता है कि अच्छा हुआ कि चले गए। तो सर उनके लिए क्या संदेश है? सर संदेश मैंने दे दिया है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई होगी। और आम जनता से भी अनुरोध है कि अगर इस तरह से कोई प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, तो उसके बारे में सबूत के साथ हमारे पास डीएसपी हेडक्वार्टर के पास आप शिकायत कर सकते हैं। आपकी बात गोपनीय रखी जाएगी और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। सर आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ रहा? सर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर तो कहना मुश्किल होगा। बहुत समय पर बहुत सारे लोग रहे, परिवार वालों का सहयोग बहुत अच्छा रहा, माता पिता, भाई बहन सभी लोग। फिर पढ़ाई के दौरान ही मेरी जीवन संगिनी की भी मुलाकात मुझसे हुई, तो उसका भी सहयोग काफ़ी रहा। दिव्यानी शेखर, हाँ, एडवोकेट हैं वो, और दिल्ली में ही मुलाकात हुई थी। आईआईटी में मैं जाता था पढ़ाने के लिए, तो वहाँ वो पढ़ने आती थी। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत जगहों पर बहुत योगदान रहा। लेकिन किसी एक को क्रेडिट देना थोड़ा ज़्यादा होगा,
मुझे लगता है कि हमारे पूरे सभी के परिवार में दोस्तों का, पत्नी का, भाई का, बहन का, सभी का योगदान इसमें बहुत अच्छा रहा है। तो सभी को इस माध्यम से मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ। सबका श्रेय जाता है इसमें। आपने जो संघर्ष किया, जो सर आपने स्ट्रगल किया, बड़ा लंबा संघर्ष रहा, आज की युवा के लिए जो है सर, उस संघर्ष को याद करते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि अपने आप से ईमानदार रहें। आप क्या कर रहे हैं इसके गवाह सिर्फ दो लोग होते हैं, या तो आप या तो आपका ईश्वर। तो जो भी काम करें वो ईमानदारी पूर्वक करें, निष्ठा पूर्वक करें, और ये सोच के करें कि ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर वापस आने वाला है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। और बाकी ईमानदारी से पढ़ाई करें, लगन से एक पैशन फॉलो करें, और अपने आसपास के लोगों को ज़रूर देखें, क्योंकि अपने लिए तो एक पशु भी जी लेता है। हम लोग इंसान हैं, हमारा काम है दूसरों के उत्थान में हम लोग मदद कर सकें। किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई में अपना समय व्यर्थ ना करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अपने कैरियर को बनाएं, समाज में अच्छे अच्छे विचार लाएं, अच्छे अपना प्रयास लाने की कोशिश करें, और जहाँ भी जाएं अपनी खुशबू जरूर बिखेरें जी, कि लोगों तक आपकी बात पहुँचे, लोग आपको जाने, अच्छे कामों के लिए जाने, और जब आप जाएं वहाँ से तो लोगों को लगे कि अरे ये तो चले गए, मिस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। करियर में अच्छा करिए, पारिवारिक जीवन में माता पिता की सहमति, सभी की सहमति होना आवश्यक है। सभी की सहमति से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं। युवाओं के लिए समझने की बात है, आजकल देखता हूँ बहुत सारे लड़के लड़की भाग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके परिवार को, उनके समाज को बहुत कष्ट होता है। तो ये नहीं करें, क्योंकि ये भावनाएं क्षणिक होती हैं, और जिस उम्र में लोग ये निर्णय लेते हैं वो उम्र बड़ी कच्ची होती है, जिसके बाद फिर परेशानी ज़िंदगी भर की हो जाती है। अतः सभी संभावनाओं को तलाशें, सबकी रजामंदी और सहमति से आगे बढ़ें। ये मान के चलें कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, ये पूरे परिवार का है, पूरे देश का है, पूरे समाज का है। तो आपकी जिम्मेदारी सभी के लिए बनती है। सिर्फ अपने लिए स्वार्थी होकर के ना सोचें, बड़े हित में अच्छे फैसले लें, बहुत खुशी मिलेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुमार आशीष, पूर्वी चंपारण जिले के एसपी। खास मुलाकात में हमारी बातचीत के दौरान हमारी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।